नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर धारा जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए सामान्य हिंदी से वर्ष 2022 के जो मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस आए थे उन्हीं सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और ये इसका पहला पार्ट है। इसका एक और पार्ट आएगा, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 2018, 2019, 2020, 2021 इन सभी वर्षों के जो आपका सामान्य हिंदी से क्वेश्चन जो पूछे गए थे उन्हीं सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया है। तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखेगा, निश्चित ही आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या, देखिए पहला क्वेश्चन का क्या बोलता है, पूर्वकालिक क्रिया से क्या आशय है, दो उदाहरण दीजिए। और पहला क्वेश्चन का ख बोलता है संयुक्त एवं युग्मक ध्वनियां क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन का क बोल रहा है पूर्वकालिक क्रिया से क्या आशय है, दो उदाहरण दीजिए। और पहला क्वेश्चन का ख कह रहा है संयुक्त एवं युग्मक ध्वनियां क्या है, स्पष्ट कीजिए। चलिए जानते हैं पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है उसके बारे में, उसके बाद जानेंगे संयुक्त एवं युग्मक ध्वनि किसे कहा जाता है उसके बारे में। चलो, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है, तो जब कोई कर्ता किसी एक कार्य को समाप्त करके उसी समय दूसरे कार्य को प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को क्या कहा जाता है, आपका पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। मैंने क्या बोला कि जब कोई करता है वो किसी एक कार्य को समाप्त करके उसी समय दूसरे कार्य को प्रारंभ करता है तो जो पहले जो कार्य होता है ना उसको पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। इसको मैं लिख के बता दे रहा हूं जी। देखो, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाएगा, जब कोई करता किसी एक कार्य को समाप्त करके, जब कोई कर्ता किसी एक कार्य को समाप्त करके, जब कोई कर्ता किसी एक कार्य को समाप्त करके उसी क्षण दूसरे कार्य को प्रारंभ करता है, उसी क्षण दूसरे कार्य को प्रारंभ करता है, उसी क्षण दूसरे कार्य को प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो पहली क्रिया को आपका पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, उदाहरण में लिखता हूं, देखो मोहन नहाकर पढ़ने गया, ये आपका एग्जाम्पल है। अब देखो पहले डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि जब कोई कर्ता किसी एक कार्य को समाप्त करके उसी क्षण दूसरे कार्य को प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को क्या कहा जाता है, आपका पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने बताया मोहन नहाकर पढ़ने गया, तो मोहन पहले क्या किया, नहाया, नहाने के बाद कहाँ गया, पढ़ने गया, तो जो नहाया ना वो क्या हो जाएगा, उसका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जी। चलो देखो, अब उसके बाद देखो सेकंड आपका क्वेश्चन नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर पहला का ख क्या बोल रहा है, संयुक्त एवं युग्मक ध्वनियां क्या है, आपसे बोल रहा है संयुक्त एवं युग्मक ध्वनियां क्या है। तो जानते हैं संयुक्त ध्वनि किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनि आपस में जुड़ता है तब आपका संयुक्त ध्वनि का निर्माण करता है। मैंने क्या बोला, संयुक्त ध्वनि किसे कहा जाएगा, जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां आपस में मिलते हैं, व्यंजन ध्वनियां आपस में मिलते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां आपस में मिलते हैं तब संयुक्त ध्वनि का निर्माण होता है। तब किसका निर्माण होता है, बोलो, संयुक्त ध्वनि का निर्माण होता है जी। तब संयुक्त ध्वनि का क्या होता है, आपका निर्माण होता है, तब संयुक्त ध्वनि का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। तो जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां आपस में मिलते हैं तब संयुक्त ध्वनि का निर्माण होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है संयुक्त एवं युग्मक ध्वनियां क्या है। अब हम लोग जानते हैं युग्मक ध्वनि किसे कहा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं जी, देखो अब हम लोग जानेंगे युग्मक ध्वनि किसे कहा जाएगा। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन से होता है, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन से होता है तब उसे कहा जाता है आपका युग्मक ध्वनि, ठीक है। युग्मक ध्वनि किसे कहा जाएगा, देखो जब किसी व्यंजन का संयोग जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन से होता है, उसी व्यंजन से होता है, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन से होता है तब उसे
तब उसे युग्मक ध्वनि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? युग्मक ध्वनि। तब उसे युग्मक ध्वनि के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूं, उदाहरण में लिखता हूं, देखो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं जी, है ना, एक सेकंड, उदाहरण, जैसे कि मैं उदाहरण लिखता हूं, मैं लिखता हूं मक्का, मैंने लिख दिया, मैंने लिखा आपका दिक्कत। ये दोनों में क्या है आपका? ये दोनों में आपका युग्मक ध्वनि है। यहाँ पर देखो ये क का मेल क से हो गया, क का मेल यहाँ पुनः क से हो रहा है, तो मक्का दिक्कत, ये आपका युग्मक ध्वनि का उदाहरण है। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाएगा? जब कोई कर्ता किसी एक कार्य को समाप्त करके उसी क्षण दूसरे कार्य को प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। संयुक्त ध्वनि किसे कहा जाएगा? जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनि आपस में मिलते हैं तब संयुक्त ध्वनि का निर्माण होता है। और तीसरा आपका युग्मक ध्वनि किसे कहा जाएगा? तो जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन से होता है तब उसे आपका युग्मक ध्वनि के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपका मक्का दिक्कत, यहाँ पास क का मेल क से हुआ, क का मेल यहाँ पुनः क से हो रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा? आपका युग्मक ध्वनि कहलाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का हमने आंसर कर लिया। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था पूर्वकालिक क्रिया से क्या आशय है? तो जब कोई कर्ता किसी एक कार्य को समाप्त करके उसी समय दूसरे कार्य को प्रारंभ करता है तो जो पहले कार्य है वो उसको क्या बोला जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। उसके बाद संयुक्त एवं युग्मक ध्वनि क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिलते हैं तब उसको संयुक्त ध्वनि कहा जाएगा, और जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन से होता है तब उसे युग्मक ध्वनि के नाम से जाना जाता है। सभी बातों को आपको याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निपात को परिभाषित करते हुए कोई दो उदाहरण दीजिए, और ख बोल रहा है दूसरा का बलाघात का आशय उदाहरण सहित लिखिए। आपको दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या बोल रहा है? निपात को परिभाषित करते हुए कोई दो उदाहरण दीजिए, और क्वेश्चन नंबर दूसरा का ख बोल रहा है बलाघात का आशय उदाहरण सहित लिखिए। चलिए अब मैं इसका आंसर आप लोग को बताता हूं। निपात किसे कहा जाता है? देखो निपात किसे कहा जाता है, तो निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं। ठीक है, निपात क्या होता है? निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं, उसी को आपका निपात कहा जाता है। इसमें आपका कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? जैसे कि आपका भी हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो हो जाएगा, भर हो जाएगा। एक बार पुनः सुनेंगे, निपात किसे कहा जाएगा? तो निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं, और इसके वाचक शब्द में आ जाएगा भी, ही, तो, भर। उदाहरण के तौर पर देखिए मैं लिखता हूं, मैंने लिखा आपको आज जाना ही पड़ेगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपको आज जाना ही पड़ेगा, मतलब इस जाना शब्द पे बल लगाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखो ये जो आपका ही है, ही क्या है? आपका निपात के लिए वाचक शब्द है। देखो भी हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो हो जाएगा, भर हो जाएगा, ये आपका निपात शब्दों के लिए वाचक शब्द है। तो यहाँ पर उदाहरण में आपको दिखाई दे रहा होगा आपको आज जाना ही पड़ेगा। तो ये जो आपका ही जो आपका निपात है वो जाना के ऊपर क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, कल से मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो यहाँ जो भी क्या है? ये आपका निपात का वाचक शब्द है जो किस पे बल लगा रहा है? मैं पे, है ना। किस पे बल लगा रहा है? मैं पे बल लगा रहा है। तो निपात किसे कहा जाएगा? निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को क्या करते हैं? बल प्रदान करते हैं। निपात के वाचक शब्द में आ जाएगा आपका भी, ही, तो, भर। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। बात है आपका बलाघात। अब बलाघात किसे कहा जाता है? तो शब्दों का उच्चारण करते समय अक्षरों पर जो विशेष बल पड़ता है उसे बलाघात कहा जाता है। नाम से समझ में आ रहा है जी, बलाघात। तो शब्दों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करना मतलब आपका बोलना, ठीक है, तो शब्दों का उच्चारण करते समय अक्षरों पर जो विशेष बल पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? आपका बलाघात कहा जाता है। जैसे कि अगर आप राम बोलोगे, काम बोलोगे, ठीक है, राम बोलते हो, काम बोलते हो, तो आपका रा और का के ऊपर एक बल लगता है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? बलाघात बोलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बलाघात किसे कहा जाएगा? शब्दों का उच्चारण करते समय अक्षरों पर जो विशेष बल पड़ता है उसे आपका बलाघात कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो निपात और आपका बलाघात किसे कहा जाता है? होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। निपात के लिए वाचक शब्द आपको ध्यान रखना है भी, ही, तो और भर, ये आपका वाचक शब्द हो जाएगा। ठीक है जी। और बलाघात जैसे कि मैं बोलता हूँ राम बोलता हूँ, काम बोलता हूँ, तो इसमें रा के ऊपर आपका बल लग रहा है, का के ऊपर क्या है? आपका बल लग रहा है। ठीक है, रा और का के ऊपर बलाघात है। अगर आप राम और काम बोलोगे ना तो रा और का के ऊपर क्या आपका बलाघात है, आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमने कर लिया। हमने पहला क्वेश्चन भी कर लिया, दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। पहला हमने जाना पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में।
फिर हमने जाना संयुक्त एवं युग्मक ध्वनि किसे कहा जाता है उसके बारे में, फिर हमने जाना निपात किसे कहा जाता है उसके बारे में, फिर हमने जाना बलाघात किसे कहा जाता है उसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ष एवं तालव्य व्यंजन बताइए। जबरदस्त प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्या बोल रहा है, देखो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ष एवं तालव्य व्यंजन बताइए। और क्वेश्चन नंबर तीसरा का ख क्या बोल रहा है, वाच्य किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का क और ख को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो पहला जानते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ष एवं तालव्य व्यंजन कौन कौन सा है, इसको हम लोग पहले जानते हैं जी। ठीक है, चलो आपसे पूछा जा रहा है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ष एवं तालव्य व्यंजन। देखो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि वर्ष व्यंजन किसे कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा वर्ष व्यंजन। तो ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जीभ मसूड़ों को स्पर्श करता है किसे कहा जाएगा। देखो ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ मसूड़ों को स्पर्श करता है। जीभ है वो मसूड़ों को स्पर्श करता है, जीभ मसूड़ों को स्पर्श करता है, क्या कहलाता है आपका, वर्ष व्यंजन कहलाता है। ये आपको याद रखना है, वर्ष व्यंजन कहलाता है। एक बार पुनः सुनेंगे, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ मसूड़ों को स्पर्श करता है वर्ष व्यंजन कहलाता है। इसमें कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका न हो जाएगा, ल हो जाएगा, ज हो जाएगा, स हो जाएगा और आपका र हो जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपका वत्स व्यंजन के अंतर्गत। और हमेशा ध्यान रखना व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है, आपका उस व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत लगा होना चाहिए, है ना। व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत लगा होना चाहिए, तभी वो आपका व्यंजन का शुद्ध रूप होता है, याद रखना है। तो ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ मसूड़ों को स्पर्श करता है वर्ष व्यंजन कहलाता है। जैसे कि न हो जाएगा, ल हो जाएगा, ज हो जाएगा, स हो जाएगा और आपका र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपका वर्ष एवं तालव्य व्यंजन बताइए। अब देखो तालव्य व्यंजन किसे कहेंगे, है ना। अब हम लोग तालव्य व्यंजन के बारे में जानते हैं जी, किसके बारे में जानेंगे, तालव्य व्यंजन। मैं एक और स्लाइड ले रहा हूं, देखो तालव्य व्यंजन किसे कहा जाएगा, तालव्य व्यंजन। तो वे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जो आपका जीभ है वो किसको स्पर्श करता है, तालु को स्पर्श करता है, क्या कहलाता है, आपका तालव्य व्यंजन कहलाता है। तो वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ तालु को स्पर्श करता है। जीभ है वो आपका जीभ तालु को क्या करता है, स्पर्श करता है। वे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ तालु को स्पर्श करता है, आपका तालव्य व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, तालव्य व्यंजन। ठीक है, तालव्य व्यंजन कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। तालु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तालु को इंग्लिश से पैलेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पैलेट के नाम से। ठीक है, अब तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं, जो आपका च वर्ग में जो आपका वर्ण आते हैं, जैसे कि च हो जाएगा, छ हो जाएगा, ज हो जाएगा, झ हो जाएगा और आपका इया, इन सबका उच्चारण कहाँ से होता है, इन सबका उच्चारण आपका तालु से होता है। कहाँ से होता है जी, आपका तालु से, है ना। च का, छ का, ज का, झ का, इया का, इन सबका उच्चारण कहाँ से होता है, आपका तालु से होता है। इसलिए इसको तालव्य व्यंजन या तालव्य वर्ण के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, य का भी उच्चारण आपका तालु से होता है, शक्कर के स का उच्चारण भी तालु से होता है। अगर मैं स्वर की बात करता हूँ, स्वर का, ठीक है, अगर मैं स्वर की बात करता हूँ तो स्वर में आपका किसका उच्चारण तालु से होता है, स्वर में किसका उच्चारण आपका तालु से होता है। देखो स्वर में आपका अ और आ, जो अ और आ है इसका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, उसके बाद छोटा ई और बड़ा ई, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, आपका तालु से होता है। कहाँ से होता है जी, आपका तालु से। ठीक है, तो स्वर की बात करता हूँ तो आपका छोटा ई हो जाएगा और आपका बड़ा ई, इसको तालव्य वर्ण के नाम से जाना जाता है, तालव्य स्वर के नाम से जाना जाता है। तो तालव्य व्यंजन किसे कहा जाएगा, वे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ तालु को स्पर्श करता है, तालव्य व्यंजन कहलाता है। जैसे कि जो च वर्ग के सभी वर्ण है, च, छ, ज, झ, इया, है ना, और या और सा हो जाएगा। वैसे अगर मैं स्वर की बात करता हूँ तो आपका छोटा ही और बड़ा ही, इन दोनों का उच्चारण कहाँ से होता है, आपका तालु से होता है। आपको याद रखना है, ये तालव्य स्वर कहलाते हैं। मतलब ये जितना भी मैंने वर्ण लिखे हैं ये सब क्या आपका तालव्य वर्ण है, ध्यान रखना है। मतलब इनका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। ठीक है, जिसमें से आपका ई और बड़ा ई तालव्य स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। अब देखो हमने जान लिया वत्स्य एवं तालव्य व्यंजन कौन कौन सा है।
ठीक है। वट से व्यंजन किसे कहेंगे, तो वे व्यंजन वर्ण जिसको उच्चारण करते समय हमारा जीभ है वो मसूड़ों को स्पर्श करता है, वट से व्यंजन कहलाता है। और तालव्य व्यंजन किसे कहा जाएगा, तो वे व्यंजन वर्ण जिसको उच्चारण करते समय हमारा जो जीभ है वो तालु को स्पर्श करता है, आपका तालव्य व्यंजन कहलाता है। ये मैंने आप लोग को बता दिया। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा का ख क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का ख कह रहा है वाच्य किसे कहते हैं, दो उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा का ख बोल रहा है वाच्य किसे कहा जाता है, आपका दो उदाहरण लिखिए। तो चलो जी जानते हैं वाच्य किसे कहा जाता है उसके बारे में। देखो वाच्य किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के होने का मुख्य कारण क्या है, उसी कारण को ही क्या कहा जाता है, आपका वाच्य कहा जाता है। मैंने क्या बोला, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के होने का मुख्य कारण क्या है, तो उसी कारण को ही क्या कहा जाता है, आपका वाच्य कहा जाता है। वही चीज मैंने यहाँ पास लिख के बताया हुआ है। जैसे उदाहरण है आपका राम आम खाता है, तो यहाँ खाने की क्रिया हो रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया होने का मुख्य कारण क्या है, उसी कारण को ही क्या कहा जाता है, आपका वाच्य कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा था आपका वाच्य किसे कहते हैं, दो उदाहरण लिखिए। अब आपको इसका एक उदाहरण मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, वाच्य के एक उदाहरण आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं मुझे। ठीक है जी, एक तो मैंने आप लोग को बता ही दिया। तो हमने क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा हमने पूरा सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर पहला भी मैंने बता दिया, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला का ख जो पूछा गया था संयुक्त एवं युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं, ये भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा के बारे में भी बता दिया, निपात किसे कहा जाता है, बलाघात किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा के बारे में भी हम लोग जान लिए, वर्त से व्यंजन क्या होता है, तालव्य व्यंजन क्या होता है, मैंने बता दिया। और आपका वाच्य किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको इनके एक एक पर्यायवाची शब्द लिखना है। सबसे पहली चीज तो देखो आपका जो पर्यायवाची शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द, इसी पर्यायवाची शब्द को आपका समानार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, समानार्थी शब्द। तो कल के डेट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पर्यायवाची शब्द को ही आपका समानार्थी शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे देखो किरण, किरण का क्या हो जाएगा, किरण का आपका ज्योति हो जाएगा, ज्योति, ज्योति के बाद आपका दीप्ति हो जाएगा, दीप्ति के बाद आपका प्रभा हो जाएगा, प्रभा के बाद आपका अंशु हो जाएगा, अंशु के बाद आपका कर हो जाएगा, कर के बाद आपका मयूक हो जाएगा, मयूक के बाद आपका मरीचि हो जाएगा। ये सब किसके आपका पर्यायवाची शब्द है, किरण के पर्यायवाची शब्द है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इतने सारे मैंने पर्यायवाची बता दिया किरण का, ज्योति, दीप्ति, प्रभा, अंशु, कर, मयूक, मरीचि, प्रकाश, रश्मि, ये सब आपका किरण का पर्यायवाची होता है। तरंग, तरंग का पर्यायवाची, तरंग आपका उर्मी हो जाएगा, उर्मी, उर्मी के बाद आपको ध्यान रखना है हिलोर, उर्मी और हिलोर, ये किसका पर्यायवाची होता है जी, आपका तरंग का। एक होता है तुरंग, तुरंग मतलब क्या होता है, आपका घोड़ा, ध्यान रखना है। तरंग मतलब तो आपका लहर होता है ना, तरंग मतलब उर्मी, हिलोर और एक और बता रहा हूँ लहर, ये सब तरंग का पर्यायवाची है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा तुरंग, तुरंग का अर्थ क्या होता है, तो तुरंग का अर्थ क्या होता है, जब आपका घोड़ा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तरंग का पर्यायवाची उर्मी, हिलोल, लहर हो जाएगा। और तुरंग का पर्यायवाची क्या होता है, आपका घोड़ा होता है। परशुराम, परशुराम का पर्यायवाची आपको देखो भृगुनंदन, क्या हो जाएगा, भृगुनंदन हो जाएगा, भृगुनंदन। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इसको चिरंजीवी के नाम से भी जानते हैं, चिरंजीवी, इसको चिरंजीवी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ परशुराम को छत्रांतक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, छत्रांतक, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो ये परशुराम का पर्यायवाची हो जाएगा भृगुनंदन, भार्गव भी बोलते हैं, चिरंजीवी भी बोलते हैं, और आपका छत्रांतक भी इसको कहा जाता है। आंवला, आंवला का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, आंवला का पर्यायवाची हो जाएगा जब का आमलक हो जाएगा, आमलक, आमलक के बाद ध्यान रखना आपका अमृत फल, इसको अमृत फल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसको अमृता के नाम से भी जानते हैं, अमृता। ये सब आपका आंवला का पर्यायवाची है, आमलक, अमृत फल, अमृता। किरण का ज्योति, दीप्ति, प्रभा, अंशु, कर, मयूख, मरीचि, प्रकाश, है ना। और तरंग का आपका उर्मी, हिलोल, लहर, लेकिन तुरंग मतलब होता है घोड़ा, ध्यान रखना है। परशुराम का भृगुनंदन, चिरंजीवी, छत्रांतक, आंवला का आपका आमलक, अमृत फल और आपका अमृता हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का क हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ख क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का ख क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब आपको इन शब्दों के विलोम शब्द बताना है। जंगम, जंगम का विलोम क्या होता है, जंगम, जंगम का विलोम क्या होता है, जो आपका स्थावर होता है। क्या होता है आपका स्थावर, याद रखना है। जंगम का विलोम क्या होता है, आपका स्थावर होता है। श्रुत का विलोम क्या होता है, आपका अश्रुत होता है। क्या होता है, आपका अश्रुत होता है। आमिष का विलोम क्या होता है, जो आपका निरामिष होता है। आमिष का क्या होता है, आपका निरामिष होता है, ध्यान रखना है। और तिक्त का विलोम क्या होता है, मधुर होता है। तिक्त का विलोम क्या होता है, मधुर। सभी बातों को ध्यान रखना है। जंगम का विलोम स्थावर,
श्रुत का आपका अश्रुत, आमिष का आपका निरामिष और तिक्त का विलोम क्या होता है आपका मधुर होता है। याद करिए, क्या पता यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, जंगम मतलब होता है जो जो चल सकता है, तो उसका आपका विलोम स्थावर हो जाएगा, श्रुत का श्रुत होगा, आमिष का आपका निरामिष हो जाएगा और तिक्त मतलब कड़वा होता है, तो कड़वा का उल्टा क्या होगा आपका मधुर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो जंगम का विलोम स्थावर, श्रुत का श्रुत, आमिष का निरामिष और तिक्त का आपका मधुर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या बोल रहा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखिए। किसी के स्थान पर आया हुआ, बताना किसी के स्थान पर आया हुआ को क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है जब स्थानापन्न, क्या बोलते हैं, स्थानापन्न बोलते हैं। ठीक है, किसी के स्थान पर आया हुआ को क्या बोला जाता है, स्थानापन्न बोला जाता है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता उसे क्या बोला जाता है, उसको उसर भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको उसर भूमि कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। शत्रुओं को मार डालने वाला, शत्रुओं को मार डालने वाला को क्या कहा जाता है, शत्रुघ्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न। शत्रुओं को मार डालने वाला को आपका शत्रुघ्न कहा जाता है। और पृथ्वी फोड़कर जन्म लेने वाला, पृथ्वी फोड़कर जन्म लेने वाला को क्या कहा जाता है, उद्भिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, आपका उद्भिज कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। देखो, किसी के स्थान पर आया हुआ उसको स्थानापन्न कहते हैं। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उसे आपका उसर के नाम से जानते हैं। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न कहलाता है। और आपका पृथ्वी फोड़कर जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, आपका उद्भिज कहलाता है। तो ये आपका वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको करके जाइएगा जी। ठीक है, तो किसी के स्थान पर आया हुआ स्थानापन्न, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसर कहलाता है, शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न कहलाता है और पृथ्वी फोड़कर जन्म लेने वाला आपका उद्भिज कहलाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, ये आपका उद्भिज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो हो गया हमारा। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5वां का ख, क्वेश्चन नंबर 5वां का ख क्या बोल रहा है, देखो निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ख क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। आपको तत्सम शब्द बताना है। सबसे पहले चीज तो दिमाग में ये आपको लाना है कि आखिर तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव शब्द क्या होता है। तो तत्सम शब्द है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के समान और जिसका हिंदी में प्रयोग जो का त्यों होता है उसको आपका तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, और तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तद धन भव। तद का अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ होता है बनने वाला। तो संस्कृत से बनने वाले नए जो हिंदी शब्द होते हैं उसको तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब आपको मोटा मोटी ये ध्यान रखना है कि जो तत्सम शब्द बोलेगा मतलब संस्कृत वाले शब्द हो जाएगा, और तद्भव शब्द बोलेगा तो आपका संस्कृत से जो हिंदी शब्द बनते हैं उसको आपका तद्भव शब्द कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आपको तत्सम बताना है। देखिए जी, पहला क्या है आपका उदर। उदर, उदर का आपका तत्सम क्या हो जाएगा, आपका उदर हो जाएगा। क्या होगा आपका उदर। ठीक है, गेहूं का क्या हो जाएगा, गोधूम हो जाएगा। क्या होगा आपका गोधूम। ठीक है, गेहूं का क्या हो जाएगा आपका गोधूम हो जाएगा, याद रखना है। थका मांदा, थका मांदा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा आपका कलांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका कलांत, याद रखना है। सियार, सियार का जो तत्सम रूप क्या होगा आपका श्रृंगाल हो जाएगा। क्या होगा जब आपका श्रृंगाल हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। देखो तो आपको तत्सम शब्द बताना था। उदर का क्या हो जाएगा आपका उदर हो जाएगा। गेहूं का क्या होगा आपका गोधूम हो जाएगा। थका मांदा का कलांत हो जाएगा और सियार का आपका क्या हो जाएगा श्रृंगाल हो जाएगा। ये इनका तत्सम रूप है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। आपका उदर का उदर हो जाएगा, गेहूं का गोधूम हो जाएगा, थका मांदा का कलांत हो जाएगा और आपका सियार का क्या हो जाएगा जब आपका श्रृंगाल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये हमारा खत्म 5वां क्वेश्चन भी। अब 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है तत्पुरुष समास की परिभाषा देते हुए कोई दो उदाहरण लिखिए। और 6वां का ख बोल रहा है निम्नलिखित समासिक पदों पर समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6वां का क और ख को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जानते हैं तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है। ठीक है जी, सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में, तत्पुरुष समास के बारे में। आखिर तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है, तत्पुरुष समास। देखो इधर, ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में, तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। तो पहला चीज तो समास किसे कहते हैं। तो समास क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नवीन एवं छोटा शब्द का निर्माण करते हैं तो इसी प्रक्रिया को समास कहा जाता है। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका संक्षेप। संक्षेप अर्थात शब्दों का छोटा रूप। समास का विलोम क्या होता है आपका व्यास होता है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है कि जो समास है, समास के आपका 4 अंग होते हैं, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और आपका समास विग्रह। समास के 4 अंग होते हैं, कौन कौन सा, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और आपका समास विग्रह। लेकिन अगर मैं समास के प्रकार की बात करूं तो समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला आपका
अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठवा आपका बहुव्रीहि समास। तो हमसे पूछा गया तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है, तो वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, वह समास जिसका उत्तर पद क्या होता है जी आपका प्रधान होता है, वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो, तत्पुरुष समास। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, तत्पुरुष समास में सदैव समस्त पद में कारक चिन्ह का लोप होता है। क्वेश्चन आता है जी, तत्पुरुष समास में, जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास में आपका समस्त पद में, तत्पुरुष समास में समस्त पद में कारक चिन्ह का लोप होता है। किसका लोप होता है, कारक चिन्ह का, कारक चिन्ह का लोप होता है। तत्पुरुष समास में समस्त पद में कारक चिन्ह का लोप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं लिखता हूं, उदाहरण लिखता हूं, मैं लिखता हूं रसोई घर, मैंने लिखा रसोई घर, ठीक है। तो इसका अगर मैं समास वगैरह करूंगा तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, क्या हो जाएगा आपका रसोई के लिए घर, यही होगा। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पास कि तत्पुरुष समास में समस्त पद में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो रसोई घर में यहाँ पास आपको कोई कारक चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन आपने जब रसोई घर का समास वगैरह किया तो कैसा किया, रसोई के लिए घर। तो जो के लिए है ये क्या है जी आपका कारक चिन्ह है, के लिए क्या है आपका कारक चिन्ह है, ठीक है। तो याद रखना है आपका तत्पुरुष समास में समस्त पद में कारक चिन्ह, समस्त पद में आपका कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे कि रसोई घर एक समस्त पद है, तो जब हमने इसका समास वगैरह किया तो हमको पता लगा कि यहाँ के लिए कारक चिन्ह क्या आपका छुपा हुआ है। तो रसोई घर का क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। वैसे लिखता हूं मैं गौशाला, तो गौशाला का आपका समास वगैरह क्या हो जाएगा, गौ के लिए शाला, क्या होगा जी आपका, गौ के लिए शाला। तो यहाँ पुनः देखिए, यहाँ पुनः आपका के लिए कारक चिन्ह का लोप है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है, और तत्पुरुष समास में आपका समस्त पद में सदैव क्या होता है, आपका कारक चिन्ह का लोप होता है। अगर मैं बात करता हूँ तत्पुरुष समास के प्रकार का, तो तत्पुरुष समास को कारक चिन्ह के आधार पर 6 प्रकारों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष समास, पहला आपका कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा हो जाएगा जब आपका करण तत्पुरुष समास, दूसरा क्या होगा, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका कर्ता ने कर्म को करण संप्रदान, तीसरा आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। पांचवा हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। और छठवा हो जाएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास, छठवा क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि आपका कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 प्रकार है। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और आपका अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। कर्म तत्पुरुष समास किसे कहेंगे, तो कर्म तत्पुरुष समास में वे सभी उदाहरण आते हैं जिसमें आपका प्रथम पद के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपका गगन को चुमने वाला, गगन चुंबी हो जाएगा, ठीक है। पाकिट मार को क्या लिखेंगे, पॉकेट को मारने वाला। तो कर्म तत्पुरुष समास किसे कहा जाएगा, आपका कर्म तत्पुरुष समास के केस में जो प्रथम पद होता है उसके साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलता है, क्योंकि कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का कारक चिन्ह को होता है, ठीक है। तो कर्म तत्पुरुष समास में प्रथम पद के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। और करण तत्पुरुष समास के केस में प्रथम पद के साथ आपका से या के द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलता है। संप्रदान तत्पुरुष समास के केस में प्रथम पद के साथ आपका के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलता है, संप्रदान का कारक चिन्ह के लिए होता है। और अपादान तत्पुरुष समास के केस में प्रथम पद के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलता है। संबंध तत्पुरुष समास में प्रथम पद के साथ का के की रा रे री कारक चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलता है। और अधिकरण तत्पुरुष समास के केस में प्रथम पद के साथ में या पर कारक चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलता है। सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास के बारे में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने पूरा बता दिया। अब जानते हैं, अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया है, देखो, निम्नलिखित समासिक पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। अब जानते हैं इनका समास विग्रह क्या होगा और इसका समास का नाम क्या है। चलिए अब इसका हम लोग समास विग्रह करते हैं। देखो पहला क्या है हमारा, आप बीती। तो आप बीती का अगर आप समास विग्रह करोगे, आप बीती का अगर आप समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, आप पर बीती, क्या हो जाएगा, आप पर बीती हो जाएगा, आप पर बीती। अब बताओ इसमें कौन सा आपका समास है, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह में और पर होता है, ठीक है। आपका खगेश, खगों का स्वामी है जो,
खगों का स्वामी है जो, या खगों का ईश है जो बोल सकते हैं, खगों का स्वामी है जो, अर्थात बात किसके बारे में हो रहा है, गरुड़ के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ कौन सा समास होगा, ये आपका बहुब्रीहि समास होगा। ये कौन सा समास होगा जी, आपका बहुब्रीहि समास होगा। और ऊपर का आपका तत्पुरुष समास है। आजन्म, आजन्म मतलब जन्म तक, ठीक है, या जन्म भर, जन्म भर हो जाएगा। तो आजन्म में कौन सा संधि है आपका, सॉरी कौन सा समास है, इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है जी, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। त्रिफला, त्रिफला का अगर आप समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, तीन फलों का समूह। क्या हो जाएगा आपका, तीन फलों का समूह, तीन फलों का समूह हो जाएगा त्रिफला का। तो जब भी आपका संख्या वाला जब वो रहता है एग्जाम्पल, तो वो किसका, कौन से समास का उदाहरण है आपका, द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास का जो प्रथम पद होता है सदैव संख्यावाचक होता है। तो आप बीती का समास विग्रह आप पर बीती तत्पुरुष समास है। खगेश, खगों का स्वामी है जो, अर्थात गरुड़ बहुव्रीहि समास है। आजन्म मतलब जन्म भर या जन्म पर्यंत, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास है। और त्रिफला तीन फलों का समूह, इसमें आपका द्विगु समास है। कौन सा समास है जी, आपका द्विगु समास है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। आपको संधि विच्छेद करना है, अन्वेषण, घ्राणेन्द्रिय, वांग्मय और निरर्थक। चलो संधि विच्छेद करिए आप लोग। अन्वेषण का क्या हो जाएगा आपका, अनुधन एशन, क्या होगा आपका, अनुधन एशन हो जाएगा अन्वेषण का, ठीक है। घ्राणेन्द्रिय क्या हो जाएगा आपका, घ्राण धन इंद्रिय, क्या हो जाएगा आपका, घ्राण धन इंद्रिय हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद करोगे तो। उसके बाद वांगमय, वांगमय का क्या होगा आपका, वाक धन क्या होगा आपका, मय हो जाएगा वांगमय का। निरर्थक का क्या हो जाएगा आपका, निधन क्या होगा जी आपका, अर्थक हो जाएगा, निधन अर्थक, ठीक है। सबसे लास्ट वाला में आपका विसर्ग संधि है, वांगमय में आपका व्यंजन संधि है। अन्वेषण, अनुधन एशन और घ्राणेन्द्रिय का घ्राण धन इंद्रिय हो जाएगा। संधि किसे कहा जाता है, आप सभी को पता होगा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल मिलाप या मित्रता, और संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह विच्छेद, ठीक है। और दो वर्ण कौन कौन से होते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का आपका प्रथम वर्ण। ये भी आपको अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है जी। संधि का देखा जाए तो संधि तीन प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहेंगे, जब दो स्वरों को आपस में मेल करते हैं तब जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, जब व्यंजन का मेल स्वर से होता है, या जब स्वर का मेल व्यंजन से होता है, या जब व्यंजन का मेल स्वयं व्यंजन से होता है, तब जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहा जाता है। और विसर्ग संधि किसे कहेंगे, जब विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन से होता है तब जो विकार उत्पन्न होता है उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। संधि के बारे में एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर मैं स्वर संधि की बात करता हूं तो स्वर संधि 5 प्रकार का होता है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और आपका अयादि स्वर संधि। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद का जो क्वेश्चंस बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी, है ना। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को इसको शेयर करिएगा। साथ ही साथ बताना चाहूंगा मैंने 2018, 2019, 2020, 2021 इन सभी वर्षों के मेंस के प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब में इसी प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।